Yes, welcome to back our YouTube channel Guru Kripa classes and now start digestion। ध्यान दें मित्रों, इधर मैं बात कर रहा था इधर आपके लिए कि यहाँ ये हमारा क्या हो गया, आमाशय हो गया। अब प्रिय मित्रों एक बार बताइए, आमाशय के अंदर अब क्या क्या आ चुका है, भोजन। मैंने बताया ये भोजन यहाँ से होता हुआ ये बोनस बन गया, बोनस से होता हुआ ये क्या के अंदर आ गया, आमाशय के अंदर आ गया। और आमाशय के अंदर जब भोजन में आमाशय के अंदर जब भोजन में क्या मिक्स हो जाता है, भोजन के अंदर मिक्स हो जाता है कौन सा रस, भोजन के अंदर अब मिल गया जठर रस। ये जठर रस कहां से रिलीज किया जा रहा है, ये आमाशय के द्वारा जठर रस को निकाला जा रहा है। और ये जठर रस हमारे भोजन के अंदर क्या हो गया, मिक्स हो गया और भोजन हमारा एक तरल पेस्ट में बदल जाता है। और इस तरल पेस्ट को मैंने क्या नाम दिया, ये तरल पेस्ट हमारा कहलाता है कायम। क्या कहलाता है मित्रों, कायम। क्वेश्चन हमारा बनता है यहां से कि कायम क्या है, तो याद रखिएगा भोजन का आमाशय में, भोजन का आमाशय में तरल रूप, भोजन का आमाशय में तरल रूप या पेस्ट समान जो रूप होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कायम के नाम से इसको जाना जाता है। तो कायम क्या हुआ, कायम हमारा एक प्रकार का भोजन का कैसा होता है, ये पेस्ट फॉर्म होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जठर रस का क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और जठर रस के मिलने के बाद भोजन हमारा तरल अवस्था में आ जाता है या लिक्विड या हमारा ये पेस्ट फॉर्म में आ जाता है, जिसको मैंने क्या नाम दिया मित्रों, मैंने इसको कायम नाम दिया। तो याद रखना भोजन जो होता है वो तो आमाशय में क्या कहलाता है, भोजन का जो तरल फॉर्म होती है वो हमारी आमाशय के अंदर कायम के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करेंगे, इधर हमारा भोजन कहां बढ़ रहा है, आगे ग्रहणी की तरफ, आगे हमारी ग्रहणी। और याद रखना मैं बात कर रहा हूं छोटी आंत के बारे में, हम बात कर रहे हैं इधर मित्रों छोटी आंत के बारे में। तो याद रखिएगा छोटी आंत जो है, इस छोटी आंत के हमारे 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के हमारे कितने भाग होते हैं मित्रों, छोटी आंत के हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट हमारा होता है ग्रहणी या इसे हम डियोडेनम के नाम से जानते हैं। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड हमारा कहलाता है क्या, जेजुनम। और एक लास्ट वाला पार्ट जो है ये हमारा कहलाएगा इलियम पार्ट कहलाएगा। तो बताइए मित्रों छोटी आंत को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, छोटी आंत को मैंने यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा हमारा कौन सा है, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ये हमारा क्या है बताइए, ये हमारे छोटी आंत के क्या हो गए, 3 पार्ट हो गए। अब बात हमारी यहाँ पे ये है कि जो ग्रहणी होती है, प्रिय मित्रों भोजन हमारा अम्लीय माध्यम यहाँ पर हो चुका है। इसका मैंने बताया था यहाँ पे HCl कि जो आमाशय के द्वारा जो HCl निकल रहा है, ये HCl क्या कर रहा है, भोजन को या भोजन के HCl क्या काम कर रहा है, भोजन के कठोर भागों को, भोजन के कठोर भागों को क्या कर रहा है, भोजन के कठोर भागों को गलाता है। दूसरा क्या काम कर रहा है HCl, भोजन को क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने का जो कार्य किया जा रहा है वो कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। इसके अलावा ये भोजन और क्या कर रहा है बताइए, ये निष्क्रिय, HCl का काम क्या है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को ये क्या में कन्वर्ट करता है मित्रों, ये सक्रिय पेप्सिन, ये सक्रिय पेप्सिन में क्या कर देता है, बदल देता है, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, बदल देता है। तो ये हमारे क्या के काम होंगे बताइए, HCl के। इसके अलावा HCl और क्या काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आमाशय के द्वारा निकाला जाता है, ये आपको मालूम ही है, ठीक है, आमाशय से रिलीज होगा बेटा ये। और आगे यदि हम बात करेंगे इधर HCl से, ये HCl जो होता है ये भोजन में साथ आए हुए, भोजन में साथ आए हुए ये जीवाणु को नष्ट करने का जो काम करता है वो हमारा HCl करता है। भोजन में साथ आए हुए जीवाणु को भी नष्ट करने का जो काम करता है वो हमारा कौन करता है, वो हमारा HCl करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द HCl इन स्टोमच। ये आमाशय के अंदर हमारा HCl का क्या है मित्रों, फंक्शन है।
पहला भोजन के कठोर भागों को गलाने का काम कर रहा है, सेकंड क्या हुआ, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रवाहित कराने का काम कर रहा है, तीसरा निष्क्रिय पेप्सिन भोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम कर रहा है। और पेप्सिन मैंने बताया था पी से पेप्सिन, तो पी से हो गया प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मित्रों पेप्सिन एंजाइम है। आगे मैं बात कर रहा था छोटी आंत के बारे में, तो याद रखिएगा भोजन का सर्वाधिक जो पाचन हमारा बॉडी के जिस पार्ट में होता है वो हमारा छोटी आंत के अंदर होता है। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन बनता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन किसके अंदर होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन जिस अंग के अंदर होता है वो अंग हमारा कहलाता है, कौन सा अंग कहलाएगा मित्रों? ये हमारा कहलाएगा छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर भोजन का सर्वाधिक क्या होता है? पाचन की क्रिया होती है। आगे मैं बात कर रहा था डिओडेनम। ये छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं मित्रों। यदि क्वेश्चन आ जाए छोटी आंत का प्रथम भाग क्या कहलाता है तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रेनी। यदि क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत का दूसरा भाग क्या कहलाता है? जेजुनम। और छोटी आंत का जो तीसरा भाग है वो क्या कहलाएगा? इलियम के नाम से इसको जाना जाता है। पहला है ग्रेनी। जरा ध्यान दीजिएगा, इधर भोजन हमारा कहां पे आ गया? इस ग्रेनी वाले पार्ट में आ गया। यहां से आमाशय से होता हुआ ये भोजन हमारा इस ग्रेनी वाले पार्ट के अंदर आ गया। और ग्रेनी मैंने बताया था आपको, अभी मैं डायग्राम यहां पे दोबारा यहां शो कर रहा हूं आपको कि जो हमारा ग्रेनी वाला पार्ट है वो आपको अच्छी तरह से नजर आ जाए। ये आमाशय हो गया और यहां से आगे की तरफ हमारा ये क्या हो गया? ये ग्रेनी वाला पार्ट है। आपको नजर आना चाहिए कि ग्रेनी जो है ये कैसे आकार की होती है बताइए? सी के आकार की। ये सी के आकार की रचना है। और सेकंड भाग हमारा ये है छोटी आंत का पहला भाग। छोटी आंत का पहला भाग बताइए क्या कहलाएगा? छोटी आंत का पहला भाग हमारा कहलाएगा ग्रेनी कहलाएगा। प्रिय मित्रों, जब भोजन हमारा यहाँ तरल रूप में आ गया, पेस्ट के रूप में आ गया, जिसे हमने क्या नाम दिया? जिसको मैंने नाम दिया कायम। याद रखना, इस अम्लीय भोजन का शरीर के द्वारा पाचन नहीं होता है। इस अम्लीय भोजन का शरीर के द्वारा पाचन नहीं होता है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि भोजन को कैसा माध्यम प्रदान किया जाए? भोजन को अम्लीय से क्षारीय माध्यम प्रोवाइड कराया जाए। ये मैंने आपको बताया ग्रेनी से जुड़ी हुई एक रचना पाई जाती है अग्ना से, और इसी ग्रेनी से जुड़ी हुई एक रचना और पाई जाती है जिसको मैंने क्या नाम दिया? पित्ताशय। जिसको मैंने क्या नाम दिया मित्रों? पित्ताशय। तो याद रखना, ग्रेनी के द्वारा 2 रचनाएं जुड़ी रहती हैं। एक तो पित्ताशय, ये पित्ताशय हो गया मित्रों, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया अग्नाशय। ये 2 प्रकार की रचनाएं जुड़ी रहती हैं ग्रेनी वाले पार्ट से। तो ये 2 रचनाएं हमारी कैसे जुड़ रही है बताओ? ये 2 रचनाएं हैं। ये रचना जो मैंने ग्रीन कलर से आपको शो की है इधर, ये ब्लू पेन से मैंने आपको शो की है इधर, ये हमारा अग्नाशय हमारा कहलाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली हमारी क्या कहलाएगी? पित्ताशय के नाम से इसको जाना जाता है। अब अम्लीय भोजन का पाचन बॉडी के द्वारा नहीं होता है तो भोजन को कैसा माध्यम प्रदान कराया जाना चाहिए? क्षारीय माध्यम। और क्षारीय माध्यम हमारी बॉडी के किस माध्यम में उपलब्ध कराया जाता है बताइए? भोजन को ग्रेनी वाले पार्ट के अंदर। अब भोजन अम्लीय अवस्था में आ रहा है, कहां से आ रहा है? आमाशय से क्या के अंदर आ गया? आमाशय से आ गया ग्रेनी वाले पार्ट के अंदर। और ग्रेनी छोटी आंत का कैसा भाग है? ये छोटी आंत का पहला जो भाग है वो ग्रेनी है। अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही भोजन ग्रेनी के अंदर आया, यहाँ काम क्या होगा? इस भोजन को आगे तब बढ़ेगा जब ये भोजन कैसा हो जाएगा? ग्रेनी में क्षारीय हो जाएगा। अर्थात इस ग्रेनी के अंदर यहाँ पित्ताशय के द्वारा ये पित्तरस को रिलीज किया जाता है। और पित्तरस हमारा जो होता है ये पित्तरस, यानी कहने का मतलब ये हुआ ये पित्ताशय के अंदर जो है हमारा वो क्या पाया जाता है? पित्तरस पाया जाता है। पित्ताशय के अंदर पित्तरस भरा हुआ रहता है और इस पित्तरस का निर्माण करता है लीवर, यकृत करता है। पित्ताशय का काम केवल उस लीवर के द्वारा बनाया गया जो पित्तरस होता है उसको इकट्ठा करने का होता है। जैसा कि आप संधि विच्छेद करें इसका पित्त प्लस आशय। पित्त का मतलब होता है पित्तरस और आशय का मतलब होता है घर, यानी पित्तरस जहां इकट्ठा रहता है वो रचना कहलाती है पित्ताशय। अर्थात
इस पित्ताशय के द्वारा पित्तरस का निर्माण नहीं होता। पित्ताशय केवल पित्तरस को इकट्ठा करता है, बनाता कौन है? पित्तरस को लीवर बनाएगा। ठीक है, तो पित्तरस का निर्माण कौन करता है बताइए? लीवर करता है, यकृत करता है, और इसको पित्तरस को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? पित्ताशय। प्रिय मित्रों, इस ग्रहणी के अंदर भोजन को कैसा बनाना है? हमें क्षारीय बनाना है। अब यहाँ से चलेगा कौन चलेगा? ये पित्ताशय में से चलेगा पित्तरस। ये पित्तरस ये कह रहा है कि भाई भोजन को आगे तब जाएगा तब हम तेरे को क्या करेंगे? क्षारीय माध्यम क्या करेंगे? प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ इस पित्ताशय के अंदर से निकल करके ये पित्तरस के अंदर आ गया, बताइए ग्रहणी वाले पार्ट के अंदर भोजन में क्या आ गया? मिक्स हो गया। और याद रखना इधर ये अग्नाशय के अंदर भी, अग्नाशय के अंदर से भी एक रस निकाला जाता है, वो रस हमारा कहलाता है अग्नाशय रस। ये रस मित्रों क्या कहलाएगा? अग्नाशय रस कहलाएगा। और अग्नाशय रस भी हमारा काय के अंदर मिक्स हो गया। इस ग्रहणी के अंदर जो ये भोजन है, इस भोजन के अंदर इस अग्नाशय से निकल करके अग्नाशय रस मिल गया, और पित्ताशय में से निकल करके पित्तरस मिल गया। अब इस भोजन को क्या कर दिया गया है? अम्लीय से क्या हो गया? ये क्षारीय हो गया, क्योंकि इस अग्नाशय रस के अंदर और पित्तरस के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं? बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं, जो हमारे भोजन को क्या करते हैं? जो हमारे भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करने का काम करते हैं। तो अग्नाशय रस के अंदर बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। ये हमारे क्या करते हैं? इस ग्रहणी के अंदर भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करने का क्या करते हैं मित्रों? कार्य करते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। भोजन हमारा कैसा हो गया? यहाँ पे क्षारीय हो गया। अब ये भोजन हमारा कहाँ पे जा रहा है बताइए? आगे की तरफ क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। चले आगे है हमारा इधर बात कर रहा था मैं इधर छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत में आपने अभी मैं बताया अभी, इस डियोडेनम के अंदर भोजन कैसा हो गया? इस डियोडेनम के अंदर भोजन हमारा कैसा हो गया? अम्लीय से कैसा हो गया मित्रों? क्षारीय हो गया। ठीक है, और जेजुनम, इलियम, इन वाले पार्ट के अंदर भी हमारा क्या होता है? भोजन का क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। तो याद रखें इधर इलियम जो होता है, इस इलियम वाले पार्ट में हमारे क्या पाए जाते हैं? उंगलियों के समान छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं छोटी आंत के अंदर। ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे उंगलियों के समान छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को मैंने क्या नाम दिया? रसांकुर, या ये माइक्रोविलाई के नाम से इनको जाना जाता है, सूक्ष्मांकुर के नाम से इनको जानते हैं। ये भोजन के सरफेस को बढ़ाने का क्या करते हैं? काम करते हैं, या भोजन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इधर ये छोटी आंत हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इधर छोटी आंत हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करेंगे इधर, ये जो हमारा आगे है बड़ी आंत, आगे है हमारा मित्रों बड़ी आंत। और बड़ी आंत में हम बात करेंगे इधर बड़ी आंत जो होती है, यहाँ इस बड़ी आंत के अंदर पाचन की क्रिया नहीं होती। पाचन की क्रिया इस बड़ी आंत के अंदर नहीं होती, जबकि यहां से केवल एक क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पे इधर, यहाँ केवल जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो याद रखें, जल का जो अवशोषण होता है, ये जल का अवशोषण हमारा किसके अंदर होता है? बड़ी आंत के अंदर होता है। और बड़ी आंत को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया? बड़ी आंत को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, या 4 भागों में डिवाइड किया। पहला है बड़ी आंत जो है, पहला है हमारा, इसका पहला पार्ट है, पहला है हमारा सीकम, दूसरा है कॉलन, और तीसरा हमारा कौन सा है? मलाशय। यहाँ बड़ी आंत को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सीकम, कॉलन, मलाशय। और कॉलन को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया। पहला है आरोही कॉलन, दूसरा है अवरोही अनुप्रस्थ कॉलन, तीसरा है अवरोही कॉलन, ये वाला अवरोही कॉलन हो गया। अगला है अवरोही, चौथा है सिग्मोइड। ये 4 पार्ट हमारे किसके हो गए? मलाशय, इसके कॉलम वाले पार्ट के हो गए। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या हो गया? मलाशय हो गया। कौन सा हो गया मित्रों? मलाशय। तो याद रखें, बड़ी आंत में कोई पाचन का प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ केवल हमारा जल का एकमात्र क्या होता है? अवशोषण की क्रिया होती है।
क्वेश्चन यदि आता है कि जल का जो अवशोषण होता है वो बॉडी के किस पार्ट में किया जाता है, बड़े आंत्र के अंदर हमारा अवशोषण की क्रिया होती है। और यदि क्वेश्चन आता है कि बड़े आंत्र को हमने कितने भागों में डिवाइड किया, तो बड़े आंत्र को 3 भागों में बांटा गया है मित्रों। पहला है सीकम, कोलन, मलाशय। पहला सीकम, सेकंड इज कोलन, तीसरा हमारा कौन सा हो गया, मलाशय। और कोलन को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, कोलन को मैंने 4 पार्ट में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मित्रों, इधर यहां पर आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बड़े आंत्र वाला पार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा था, एक मैंने यहाँ पर आपको यहाँ लिखा है कृमिरूपी परिशेषिका या वर्मिकुलर अपेंडिक्स। मैं बात कर रहा था अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे इधर। तो अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स को कहते हैं कृमिरूपी परिशेषिका। कृमिरूपी परिशेषिका, ये अपेंडिक्स हमारी किस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है, ये कृमिरूपी परिशेषिका के नाम से मित्रों इसको जाना जाता है। और याद रखना, ये मानव में कैसे पाई जाती है, अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। वर्तमान में ये नहीं पाई जाती, मानव में ये अवशेषी अंग, मानव में ये अवशेषी अंग के रूप में, मानव में यह अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। ये जो अपेंडिक्स होती है वर्तमान में ये नहीं पाई जाती, ये केवल हमारी किस गैस फॉर्म में पाई जाती है, ये अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। कारण क्या है ऐसा, कारण यह है मित्रों, कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि पहले हमारे जो पूर्वज थे, उनके द्वारा घास को खाया जाता था या घास पर आधारित थे, या हमारे वनस्पतियों पर क्या थे आधारित थे। यानी हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा काफी मात्रा में घास का सेवन किया जाता था। और इस घास के अंदर किसकी मात्रा होती थी, सेलुलोज की। इस घास के अंदर क्या पाया जाता है बताइए, इस घास के अंदर हमारा पाया जाता है सेलुलोज पाया जाता है। इस सेलुलोज के पाचन के लिए पाई जाती थी हमारी कौन सी बताइए, ये अपेंडिक्स जो है, ये अपेंडिक्स क्या काम करती थी, इस अपेंडिक्स के अंदर एक हमारा जीवाणु पाया जाता था, इकोलाई। ये इकोलाई जीवाणु हमारे क्या के अंदर पाया जाता था बताइए, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिक्स होती हैं, वहां पर एक युवक ऐसे उंगली के शेप की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर हमारे क्या कहलाती है बताइए, ये अपेंडिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। बे प्राणी जो हमारे वास्तव में क्या करते हैं, सेलुलोज का क्या करते हैं, सेलुलोज को खाते हैं, घास का सेवन करते हैं। उन प्राणियों के अंदर उनकी अपेंडिक्स के अंदर एक हमारा इकोलाई जीवाणु पाया जाता है। और ये इकोलाई जीवाणु हमारा इस सेलुलोज का क्या करता है, पाचन करता है। लेकिन वर्तमान में हमारे द्वारा घास का सेवन नहीं किया जाता, तो ये धीरे धीरे क्या होता हुआ चला गया, ये अपेंडिक्स धीरे धीरे हमारा विलुप्त होता हुआ चला गया। और वर्तमान समय में ये अपेंडिक्स जो होती है ये नहीं पाई जाती, ये केवल अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। और जिन लोगों के अंदर ये पाई जाती है उनको ऑपरेट करके या शल्य चिकित्सा के द्वारा उस अपेंडिक्स को वहां से निकाल दिया जाता है। तो याद रखिएगा, घास का सेवन केवल जो है, घास का सेवन करने वाले जितने भी हमारे जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, घास का सेवन करते हैं, जुगाली करने वाले जितने भी हमारे पशु होते हैं, ये घास का सेवन करते हैं। और इस प्रकार के जंतु हमारे कौन से जंतु कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रूमिनेंट प्रकार के जंतु कहलाते हैं। तो जुगाली करने वाले जंतुओं को हम किस नाम से जानते हैं, रूमिनेंट के नाम से जानते हैं। और घास खाने वाले प्राणियों में या पशुओं का जो हमारा आमाशय होता है वो कितने हिस्सों में डिवाइड रहता है, पशुओं का जो आमाशय होता है वो 4 भागों में डिवाइड रहता है। ये पशु क्या करते हैं, सबसे पहले ये भोजन को अपने कहां लेके जाते हैं, आमाशय के अंदर लेके जाते हैं। माना कि कोई पशु है, जब वो भोजन का सेवन करेगा तो लगातार भोजन को खाता जाएगा और ये सारा का सारा भोजन उसके आमाशय में जाकर के क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए इनका जो आमाशय होता है वो 4 भागों में क्या रहता है, डिवाइड रहता है। जब ये सारा का सारा भोजन उन जंतुओं के कहां चला जाता है, आमाशय के अंदर चला जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये जंतु क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, अर्थात उस भोजन को दोबारा से क्या करते हैं, रिवर्स में उसको ये ग्रहण करते हैं। जब रिवर्स से दोबारा ये ग्रहण करते हैं, आमाशय से दोबारा से भोजन उनके कहां आता है, छोटी छोटी गोलियों के रूप में मुख गुहा के अंदर आता है। और उस मुख गुहा के अंदर ये दांतों की सहायता से उसको चबाते रहते हैं।
अर्थात ये क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। इस जुगाली करने वाले जंतुओं को हमने क्या नाम दिया, इन जुगाली करने वाले जंतुओं को मैंने रूमिनेंट जंतु के नाम से इनको जाना जाता है या रूमिनेंट जंतु कहा गया। तो ध्यान रखें प्रिय मित्रों, ये सेलुलोज होता है, सेलुलोज का पाचन वर्तमान में हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता, क्योंकि इनको पचाने वाला जो इकोलाई जीवाणु होता है ये हमारे अंदर वर्तमान में नहीं पाया जाता, क्योंकि पहले हमारे पूर्वज क्या खाया करते थे, घास खाया करते थे, और घास खाए जाने की वजह से उनके अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता था, इकोलाई पाया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये नहीं पाया जाता। चलिए आगे हम बात करते हैं इधर, ये हमारा क्या हो गया, अवशेषीय अंग के रूप में पाया जाता है। यही एक क्वेश्चन और बनता है हमारे इधर, एक अवशेषीय अंग और होता है, इसे कहते हैं कर्णपल्लव पेशी। कर्णपल्लव जो पेशियां होती हैं, ये कर्णपल्लव जो पेशियां होती हैं, ये मानव में भी कैसे पाई जाती है, अवशेषीय अंग के रूप में ही पाई जाती हैं। तो अवशेषीय अंग के रूप में पाई जाने वाली रचनाएं कौन सी हुई, एक कर्णपल्लव पेशियां और एक कर्मेरूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, सेलुलोज का पाचन केवल घास खाने वाले पशुओं के अंदर होता है, और ऐसे जंतु हमारे कहलाते हैं रूमिनेंट जंतु कहलाते हैं, और सेलुलोज का पाचन कौन करता है, इकोलाई जीवाणु। आगे बात करेंगे इधर, और एक बात और, यहाँ जंतुओं का जो आमाशय है वो कितनी कैटेगरी में बटा हुआ है, 4 भागों में क्या रहता है मित्रों, डिवाइड रहता है। अगर हमारा यहाँ पे एक डिसीज और है मित्रों, यदि हमारी छोटी आंत की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यदि छोटी आंत सामान्य से क्या हो गई, लंबी हो गई, और ये कहाँ आना प्रारंभ हो जाती है, वृषण कोषों के अंदर जब आना प्रारंभ हो जाती है। याद रखें, छोटी आंत की जब लंबाई बढ़ जाती है, छोटी आंत की जब क्या बढ़ जाती है, छोटी आंत की जब लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। छोटी आंत की जब लंबाई बढ़ जाती है तो छोटी आंत जो होती है वो कहाँ आना प्रारंभ हो जाती है, जो हमारे वृषण कोष होते हैं। वृषण कोष का मतलब होता है वृषण जिस थैली समान रचना के अंदर पाया जाता है, उस थैली समान रचना को हमने क्या नाम दिया, वृषण कोष नाम दिया, या इसको स्क्रोटल सैक नाम देते हैं। तो छोटी आंत जब लंबाई में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये वृषण कोषों तक चली जाती है, तो ये वृषण कोषों तक पहुंच जाती है, तो ये वृषण कोषों तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है, तो ये वृषण कोषों तक चली जाती है। इस रोग को क्या नाम देते हैं, इस रोग को मैंने नाम दिया है हर्निया। प्रिय मित्रों, ये रोग हमारा कहलाता है हर्निया रोग कहलाता है, और हर्निया रोग के अंदर कंडीशन क्या होती है, छोटी आंत हमारी कहाँ आना प्रारंभ हो जाती है, छोटी आंत हमारे वृषण कोषों के अंदर जाना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, और ये रोग हमारा काय के नाम से जाना जाता है, ये रोग हमारा हर्निया के नाम से जाना जाता है। एक अल्सर होता है, एक क्या होता है मित्रों, अल्सर होता है। अल्सर में क्या होते हैं, ये अल्सर छोटी आंतों का रोग है। अल्सर किसका रोग है बताइए, अल्सर छोटी आंतों का रोग है। छोटी आंत के अंदर क्या हो जाते हैं, घाव होना प्रारंभ हो जाते हैं, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये रोग हमारा क्या कहलाता है, अल्सर के नाम से इसको जाना जाता है। और अल्सर में मैंने कंडीशन बताया अभी, छोटी आंत जो होती है उनके अंदर घाव होना प्रारंभ हो जाते हैं, ब्लीडिंग होना क्या हो जाती है मित्रों, स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ मैं बात कर रहा था इधर, मैं यहाँ पे अभी बताया अभी कि कंडीशन ये होती है। अब यहाँ पर हमारा बचा हुआ है, एक हमारा बचा हुआ है क्या, पित्ताशय। एक हमारा यहाँ पे बचा हुआ है क्या, पित्ताशय। याद रखना, ये जो पित्ताशय है, पित्ताशय के अंदर क्या पाया जाता है बताइए मित्रों, इस पित्ताशय के अंदर पित्तरस पाया जाता है। पित्ताशय के अंदर क्या पाया जाता है, पित्तरस पाया जाता है, और इस पित्तरस के अंदर देयर आर नो एंजाइम प्रेजेंट इन द पित्ताशय, यानी गॉल ब्लैडर के अंदर कोई भी क्या नहीं पाया जाता, देयर आर नो एंजाइम प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर, यानी पित्ताशय के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्ताशय में या इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। याद रखना मित्रों, पित्ताशय के अंदर या पित्तरस जो होता है इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। इसका काम क्या होता है, ये भोजन को क्या बनाता है, ये भोजन को क्षारीय बनाता है। ये भोजन को कैसा बनाता है, ये भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करने का क्या करता है, काम करता है। तो याद रखना, पित्ताशय के अंदर क्या पाया जाता है, पित्तरस पाया जाता है, और पित्तरस के अंदर कोई भी क्या नहीं मिलता है, एंजाइम नहीं पाया जाता। ये भोजन को केवल क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। इसके अलावा और क्या काम है पित्ताशय का बताइए। ये जो पित्ताशय होता है ये
इससे जो हमारा पितरस निकलेगा, ये जो पितरस होता है ये वसा का क्या करता है, ये वसा का पायसीकरण करता है। तो बताइए वसा का पायसीकरण करने वाली रचना क्या कहलाती है, पितरस कहलाती है। वसा का पायसीकरण करने वाली रचना को हम किस नाम से जानते हैं, वसा का पायसीकरण करने वाली रचना हमारी क्या कहलाती है, पितरस कहलाती है। ठीक है, और इस पितरस को रिलीज किया जाता है लीवर के द्वारा या यकृत के द्वारा। इसे यकृत के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। तो बताइए पितरस का निर्माण करने वाली रचना क्या कहलाती है, वो रचना हमारी कहलाती है लीवर कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों, पितरस का निर्माण करने वाली रचना हमारी क्या कहलाती है, लीवर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। आगे है हमारा इधर ये पितरस कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करेंगे लीवर के बारे में, लीवर या यकृत। आगे हम बात करेंगे लीवर के बारे में, यकृत के बारे में। देखें इधर लीवर जो होता है ये विषैले पर, ये शरीर की कैसी ग्रंथि मानी जाती है, ये लीवर जो होता है ये शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि मानी जाती है। तो याद रखना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, लीवर मानी जाती है। लीवर का काम क्या होता है, ये जो हमारे अधिक विषैले पदार्थ होते हैं उन अधिक विषैले पदार्थों को ये कम विषैले पदार्थ में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जो भी जहरीले पदार्थ हमारे द्वारा सेवन किए जाते हैं, खाए जाते हैं, उन अधिक विषैले पदार्थों को ये हमारा क्या में कन्वर्ट करेगा, कम विषैले पदार्थों में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। तो अधिक विषैले पदार्थों को कम विषैले पदार्थों में कन्वर्ट करता है कौन, बताइए लीवर। लीवर हमारा एक मल्टीपर्पज ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। मल्टीपर्पज का मतलब होता है बहुत सारे काम करने की कैपेसिटी रखता है अपने अंदर। अतः इस लीवर को हम क्या कहते हैं बताइए, अतः इस लीवर को हम मल्टीपर्पज ऑर्गन के नाम से इसको जानते हैं मित्रों। लीवर को हम मल्टीपर्पज ऑर्गन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो याद रखें लीवर हमारा क्या कहलाएगा, लीवर इज ए मल्टीपर्पज ऑर्गन, या लीवर हमारा जो होता है ये एक प्रकार का मल्टीपर्पज ऑर्गन है, बहुउद्देशीय अंग है, इसे मल्टीपर्पज ऑर्गन भी कहते हैं। ये क्या करता है, अधिक विषैले पदार्थों को, अधिक विषैले पदार्थों को ये कम विषैले पदार्थ में बदल देता है, एक काम और होता है लीवर का। लीवर क्या करता है, ये हेपेरिन का स्रावण करता है। ये क्या निकालेगा मित्रों, ये निकालता है हेपेरिन। ये रक्त को जमने से रोकने, यानी प्रतिस्कंदक है। ये प्रतिस्कंदक वे पदार्थ होते हैं जो रक्त को जमने से रोकने का काम करते हैं, जो हमारी रक्तवाहिनी के अंदर रक्त को जमने से रोकने का काम करते हैं, यानी उसका क्लॉट या थक्का नहीं जमने देते। तो याद रखना ये एक प्रकार का प्रतिस्कंदक होता है, एंटीकोएगुलेंट होता है। प्रतिस्कंदक जो होता है वो प्रतिस्कंदक हमारा कहां से रिलीज किया जा रहा है, हेपेरिन जो होता है वो रिलीज किया जाता है यकृत के द्वारा, जो रक्तवाहिनियों में रक्त को जमने से क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो प्रतिस्कंदक क्या होते हैं, रक्त को जमने से रोकने वाले पदार्थ, रक्त को जमने से रोकने वाले पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रतिस्कंदक के नाम से इनको जाना जाता है, या एंटीकोएगुलेंट कहते हैं हेपेरिन। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि लीवर के द्वारा किस प्रकार का जो है प्रतिस्कंदक रिलीज किया जाता है, तो वो नाम है हमारा हेपेरिन। ठीक है, आगे बात करते हैं इधर यकृत के द्वारा। देखिए इधर जब हमारे शरीर के अंदर माना कि कोई अधिक विषैला पदार्थ बन गया अमोनिया, माना कि हमारे शरीर के अंदर अधिक विषैला पदार्थ बन गया अमोनिया, और यह अमोनिया चला गया किसके पास चला गया, वृक्क के पास चला गया, यह हमारा ये चला गया, वृक्क का मतलब होता है किडनी के पास चला गया। अब किडनी क्या कहती है, ये हमारा ब्रेन को मैसेज देती है कि भैया मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास अमोनिया आ गया, मेरे जीवन को खतरा है। अतः ये वृक्क क्या करेगा, ये मैसेज देगा ब्रेन के लिए कि भैया मेरे पास क्या है, मेरे पास अमोनिया की मात्रा आ चुकी है,
और यदि ये लंबे समय तक यदि ऐसे ही आती रही तो मैं कार्य करना क्या कर दूंगी, बंद कर दूंगी। उस कंडीशन में ये जो किडनी होती है ये मैसेज दे रही है किसके लिए, ब्रेन के लिए। ब्रेन किसको आदेश देगा, ब्रेन आदेश दे रहा है भाई, ब्रेन के लिए सूचना किसने दी, किडनी के द्वारा दी गई कि मेरे पास बहुत ज्यादा मात्रा में कौन आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, मेरे जीवन को क्या है, खतरा है। अब क्या कंडीशन होगी, ब्रेन कहेगा लीवर को कि भाई लीवर ऐसा है, तू बहुत दयालु प्रकृति का आदमी है, तू ऐसा कर। इस लीवर को ये मैसेज दे रहा है कौन, ब्रेन, कि तू अधिक विषैले पदार्थ जो अमोनिया है इसको कम विषैले पदार्थ में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस ब्रेन ने मैसेज दिया लीवर को, लीवर क्या काम कर रहा है, किडनी टेंशन नहीं लेने का। ये किडनी क्या करती है, ये किडनी के पास जो हमारा अमोनिया गया है, इस अमोनिया को ये कम विषैले पदार्थ में बदलेगा और ये कम विषैला जो पदार्थ है ये हमारा क्या में कन्वर्ट कर देगा, यानी अमोनिया को ये यकृत बदल देगा यूरिया के अंदर। और यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO Na2, ये होता है Na2CO Na2। तो याद रखिएगा, मैंने बताया अधिक विषैला पदार्थ जो अमोनिया बना है जब वो किडनी के पास जाना प्रारंभ हो जाता है किडनी फेल होने की आशंका रहती है। उस कंडीशन में ब्रेन मैसेज देता है ब्रेन के लिए और ब्रेन मैसेज देगा हमारे लीवर को। तो लीवर क्या काम करेगा, इससे जो अधिक विषैला पदार्थ जो अमोनिया बना है उसे कम विषैले पदार्थ यूरिया में क्या कर देगा, बदलने का काम करेगा। कौन करेगा, लीवर। तो अमोनिया को किसके अंदर, यूरिया में बदलता है। कौन बदलता है बताइए, लीवर बदलता है, यकृत बदलता है। ठीक है, और याद रखना यहाँ यूरिया से संबंधित हमारे 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इधर यूरिया जो है सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे बर्जेलियस, सबसे पहले हमारा एक वैज्ञानिक आया बर्जेलियस। बर्जेलियस के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, उसने ये बताया कि इन कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, बर्जेलियस ने क्या बताया कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ की कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। बर्जेलियस के द्वारा यह बताया गया कि कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, लेकिन बाद में इसके कौन आया, बाद में आया बोहलर। बाद में कौन सा आया, बाद में आया बोहलर। बोहलर ने क्या किया, बोहलर ने प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया जिसे यूरिया कहा गया, जिसे यूरिया नाम दिया गया। याद रखना इधर, यानी प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक बनाया गया वो हमारा कौन सा था, यूरिया। और यूरिया का जो सामान्य सूत्र होता है, यूरिया का सामान्य सूत्र होता है Na2CO Na2। ये यूरिया का हमारा क्या है बताइए, ये यूरिया का एक सामान्य सूत्र है। तो प्रिय मित्रों जरा ध्यान दीजिएगा इधर, यूरिया जो होता है, यूरिया का निर्माण सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर करने वाले वैज्ञानिक कौन है हमारे बताइए, बोहलर। बोहलर नामक के वैज्ञानिक के द्वारा प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को निर्मित किया गया था। ठीक है, और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई कि वास्तव में कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला के अंदर नहीं बना सकते, ये धारणा दी गई थी बर्जेलियस के द्वारा। इस धारणा को गलत साबित करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, इसको बोहलर के द्वारा गलत साबित किया गया। बर्जेलियस तो ये कह रहे हैं कि वास्तव में प्रयोगशाला के अंदर यूरिया को नहीं बना सकते, लेकिन इसके सिद्धांत का खंडन करने वाले कौन हैं, बोहलर। बोहलर ने प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया था जिसका नाम था यूरिया। और यूरिया जो होता है ये इसका जो सूत्र होता है Na2CO2 होता है। तो चलिए मित्रों, हम यहाँ आज क्लास को विराम देते हैं। बाकी का हमारा जो टॉपिक है कल हम प्रारंभ करेंगे एंजाइम्स को, क्योंकि यहाँ हमारे पाचन से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स को हम कल कंटिन्यू करेंगे इधर। तब तक के लिए हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय। जय हिंद, जय भारत।